नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का नया इतिहास लिखा जा रहा है। पहले जान बूझकर विदेशी एजेंडा बढ़ाने का काम हुआ, हम गलतियां सुधार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत के इतिहास को दबाया गया, पहले जानबूझकर विदेशी एजेंडा बढ़ाने का काम किया गया। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, यह योद्धाओं का इतिहास है, हत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। हम इन गलतियों को सुधार रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बुलाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के हर कोने में भारत माँ के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आक्रांताओं का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, इसे जानबूझकर दबा दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कबाड़ में बदले जाएंगे अब इस तरीके के वाहन, नितिन गडकरी ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, भारत सरकार की ओर से अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। भारत सरकार कुछ वाहनों को अब कबाड़ में बदलने वाली है। इसका ऐलान भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से किया जा चुका है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत सरकार के 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा। वहीं गडकरी का कहना था कि इससे जुड़ी नीतियां भी राज्यों को भेजी गई है। नितिन गडकरी वार्षिक प्रदर्शनी एग्रो विजन के उद्घाटन में शामिल होने गए थे। उस मौके पर नितिन गडकरी ने कई बातें साझा की, साथ ही भविष्य में होने वाले कई उपायों के बारे में भी बातें साझा की। इसी दौरान नितिन गडकरी ने भारत सरकार के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदले जाने के बारे में सूचित किया। इसके बाद में दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एमसीडी इलेक्शन, झुग्गी निवासियों को फ्लैट से लेकर हरित दिल्ली तक, जानिए क्या कहता है बीजेपी का संकल्प पत्र। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 12 सूत्रीय इस घोषणा पत्र के मुताबिक दिल्ली नगर निगम की सभी सेवाएं 100 दिन के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन की जाएंगी। हरित और स्वच्छ दिल्ली के लिए 100% कचरे को ऊर्जा उत्पादन के उपयोग में लाया जाएगा। झुग्गियों में रहने वाले हर व्यक्ति को फ्लैट उपलब्ध कराया जाएगा। 17,000 फ्लैट आवंटन के लिए बनकर तैयार है। वहीं दोस्तों, संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एमसीडी को उसके वाजिब कोष से वंचित कर दिया। उसकी उपलब्धियां प्रचार व विज्ञापन के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी का दावा है कि यह घोषणा पत्र जनता के बीच जाकर तैयार किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी बोले, एडवाइजरी का पालन हो। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर से विवाद हो गया है। कल ही सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के बयान को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसी बीच पार्टी के विधायक हरीश चौधरी ने कहा है कि पार्टी में महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एडवाइजरी जारी की थी, उसका पालन होना चाहिए। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर से हुए विवाद के बीच पार्टी विधायक हरीश चौधरी ने सभी नेताओं को पार्टी आलाकमान की तरफ से जारी एडवाइजरी का पालन किए जाने की जरूरत बताई है। हरीश चौधरी सीधे तौर पर इस विवाद पर कुछ भी से बच रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में पायलट को पहले तो गद्दार कहा, फिर गुरुवार को भी सवाई माधोपुर में एक सभा में पायलट की बगावत का खुलकर जिक्र किया। अशोक गहलोत के बयान के जवाब में सचिन ने गहलोत को असुरक्षित बता डाला। सचिन पायलट ने कहा कि गहलोत ने पहले भी उन्हें निकम्मा और नकारा कहा था, लेकिन सचिन के पलटवार के बाद से उनके समर्थक विधायक भी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, मनीष सिसोदिया का नहीं है नाम। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार 25 नवंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल कर दी। ये चार्जशीट कुल 7 लोगों के खिलाफ दायर की गई है। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह आरोप पत्र दायर किया है। इसी कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले की सुनवाई हो रही है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जिन 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है उनमें 3 लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी जांच चल रही है। मामले में जिन 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं उनके नाम विजय नायर, अभिषेक मोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, मुथंदा गौतम, अरुण आर पल्लई हैं। इसके अलावा सीबीआई ने एक्साइज के 2 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का दावा, एमपी में गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित तौर पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना यह भारत जोड़ना है या भारत तोड़ने वालों को जोड़ना है। दोस्तों, यात्रा के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। निश्चित रूप से लगातार राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग को इकट्ठा करने के लिए यह यात्रा निकाल रहे हैं। कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाली लड़कियों को गले लगाने वाली बात हो, कभी पादरी को गले लगाने वाली बात हो, जिसने हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया हो, कन्हैया कुमार जिसने अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लगाकर इस देश में आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम किया हो। हालांकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सारे के सारे नारे किसी भी व्यक्ति के ऊपर अभी तक कोर्ट के द्वारा साबित नहीं हुए हैं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी इस तरीके के आरोप लगाकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना चाहती है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बुरी तरीके से डरी हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के पास है बहुत पैसा, नैरेटिव सेट करते हैं, हम ऐसा प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, गंभीर ने कहा। जी हां दोस्तों, दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आज तक का सबसे बड़ा सियासी मंच पंचायत आज तक सज रहा है। यहां पर सांसद गौतम गंभीर ने भी दस्तक दी और उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केजरीवाल सिर्फ प्रचार में पैसा लगाते हैं, उनकी तरफ से सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। कार्यक्रम में गौतम गंभीर ने कहा कि आम आदमी पार्टी नैरेटिव सेट करने में माहिर हो गई है। हम तो ये मानते हैं कि आपकी तरह से नैरेटिव सेट किया गया है। उनके पास बहुत पैसा है, वे बड़े बड़े विज्ञापन दे देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। एमसीडी के पास इतना बजट नहीं होता, मेरे पास इतना बजट नहीं है, लेकिन हमें भरोसा है कि जनता के सामने सच जरूर आएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उमरान मलिक ने अपने पहले ओडीआई मैच में ही रफ्तार से मचाई तबाही, फेंक दी इतनी तेज गेंद। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में भारत के लिए उमरान मलिक ने अपना डेब्यू किया। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया। भले ही टीम इंडिया मैच ना जीत पाई हो, लेकिन उमरान ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने रफ्तार से सभी को अपना मुरीद बना लिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कप्तान शिखर धवन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में उमरान मलिक को मौका दिया। यह उनका पहला ही मैच था। उन्होंने अपने खेल से किसी को निराश नहीं किया और अपने 10 ओवर में 66 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उनकी गेंदबाजी देखकर विरोधी बल्लेबाजों ने दांतों तले उंगली दबा ली। रफ्तार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, उमरान मलिक ने अपने पहले ही ओवर की पहली ही गेंद 145.9 किलोमीटर की स्पीड से फेंकी। वहीं दूसरी गेंद 147.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। वहीं दोस्तों, ओवर की अंतिम गेंद इमरान मलिक ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक डाली। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लखीमपुर खीरी हिंसा, केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत नहीं। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या उसके एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करने पर फैसला सुनाए। इसके बाद 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है, लिहाजा ट्रायल कोर्ट उसी दिन या उसके एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करेगा। आशीष मिश्रा की ओर से याचिका में कहा गया है कि पिछले 11 महीने से वे जेल में हैं। किसान आंदोलन चल रहा था, किसान घेराव कर रहे थे, गोली चलने के कोई साक्ष्य नहीं मिले, गाड़ी अनियंत्रित होने का मामला है। इसमें हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच भी हो चुकी है, चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। घटना से 4 किलोमीटर दूर कुश्ती का आयोजन था। यह गलत बताया गया कि घटना पूर्व नियोजित थी। जिसने केवीएट दाखिल किया उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए यूपी सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया था। वहीं पीड़ित परिवारों ने जमानत का विरोध किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
कत्ल से पहले दृश्यम देखी, पार्ट 2 का था इंतजार। आफताब पॉलीग्राफ टेस्ट में बार बार छींक कर गुमराह कर रहा, बचने के लिए सबूत गढ़े। जी हां दोस्तों, श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला का शुक्रवार को तीसरे दिन भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। एफएसएल डायरेक्टर दीपा वर्मा ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस टेस्ट से ऐसी कई बातें सामने आ रही है जो काफी चौंकाने वाली है। आफताब ने माना है कि उसने श्रद्धा के कत्ल से पहले बॉलीवुड फिल्म दृश्यम देखी, उसे पार्ट 2 का भी इंतजार था। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक दृश्यम देखकर ही वो मर्डर के बाद एक कहानी गढ़ने की फिराक में था। आफताब ने प्लानिंग कर मर्डर किया और फिर श्रद्धा के दोस्तों परिवार वालों से लगातार बात कर ऐसे सबूत बनाता रहा जिससे बाद में निर्दोष साबित होने में आसानी हो। आफताब इसी प्लान की वजह से लगातार श्रद्धा के दोस्तों से फोन और सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहा था और लिख रहा था कि वो उसे छोड़कर चली गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले दिन एफएसएल के एक्सपर्ट के सामने आफताब ने दृश्यम फिल्म का जिक्र किया। एक्सपर्ट्स ने आफताब से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मूवी देखकर बच सकते हो। इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आफताब से फिर पूछा गया कि क्या तुमने दृश्यम फिल्म देखकर साजिश की थी। इसके जवाब में आफताब ने कहा कि हाँ, दृश्यम देखी और अब तो दृश्यम पार्ट 2 भी आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉक्सर विजेंदर के साथ मूंछों पर ताव देते दिखे राहुल गांधी। ओकारेश्वर में नर्मदा पूजन और ज्योतिर्लिंग का करेंगे दर्शन। जी हां दोस्तों, एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का शुक्रवार को तीसरा दिन है। यह यात्रा खरगोन जिले में है। मॉर्निंग ब्रेक के बाद यात्रा दोपहर करीब 3 बजे भानबरड़ से शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं। बॉक्सर विजेंदर सिंह भी यात्रा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ मुक्का दिखाते हुए सेल्फी ली। दोनों मूंछों पर ताव देते भी नजर आए। दोस्तों, शुक्रवार की यात्रा का आखिरी पड़ाव सनावद में होगा। शाम 6 बजे यात्रा यहां से मोर टक्का विश्राम स्थल पर पहुंचेगी, जिसके बाद राहुल गांधी शाम करीब 6:20 पर ओकारेश्वर पहुंचेंगे, जहां वे नर्मदा पूजन करेंगे और ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन करेंगे। वे करीब 1 घंटे तक ओकारेश्वर में रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत सचिन पायलट विवाद पर जयराम रमेश बोले, व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, पार्टी सबसे ऊपर है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का विवाद जल्द सुलझा लिया जाएगा। रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस का संगठन सर्वोपरि है, हमारा लक्ष्य संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सचिन पायलट हमारे युवा नेता है, ऊर्जावान, पढ़े लिखे, लोकप्रिय और करिश्माई है। जो हल निकालना है कांग्रेस नेतृत्व को राजस्थान के मामले में वो निकाला जाएगा। संगठन सर्वोपरि है, सर्वप्रथम संगठन को देखने की जरूरत है। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं, संगठन को मजबूत करना है और मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस नेतृत्व इस पर पूरा विचार कर रहा है और जो हल निकाला जाएगा वो संगठन को प्राथमिकता देते हुए ही निकाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धार्मिक नाम वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। मुस्लिम लीग ने कहा, हमें पार्टी बनाया तो अकाली दल को क्यों नहीं। जी हां दोस्तों, धार्मिक नाम और प्रतीक चिन्हों पर इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के समय इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वकील दुष्यंत दवे ने याचिकाकर्ता जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की मंशा पर सवाल उठाए। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि धार्मिक नाम वाली पार्टियां काफी पुरानी है, ऐसे में उनकी मान्यता रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला ले। वैसे दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार है? क्या धार्मिक नाम पर राजनीतिक पार्टियां होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार का नया ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स 62,293 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी ने 18,512 का नया क्लोजिंग हाई बनाया। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार ने हफ्ते के 5वीं और आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को नए रिकॉर्ड्स कायम किए। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 62,447 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। इसके बाद सेंसेक्स 20 अंकों की तेजी के साथ 62,293 के स्तर पर बंद हुआ। यह सेंसेक्स का ऑल टाइम क्लोजिंग हाई और 52 वीक हाई भी है। सेंसेक्स के 30 में से 15
शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं 15 शेयरों में गिरावट रही। दोस्तों निफ्टी ने भी 52 हफ्तों का नया हाई और क्लोजिंग हाई बनाया। निफ्टी 28 अंक बढ़कर 18,512 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 18,534.9 के स्तर पर पहुंचा था। इससे पहले निफ्टी का 52 वीक हाई 18,529 और क्लोजिंग हाई 18,484 था, जो उसने एक दिन पहले 24 नवंबर को बनाया था। वहीं दोस्तों निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,604 है, जो उसने 19 अक्टूबर 2021 को बनाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर न्यूज अब ब्लू के साथ ग्रे और गोल्ड भी होगा ट्विटर टिक मार्क। एलन मस्क ने बताई लॉन्चिंग की तारीखें। जी हां दोस्तों, ट्विटर अगले शुक्रवार तक ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन फीचर को लॉन्च कर सकता है। कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने एक ट्वीट के जवाब में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्विटर अगले शुक्रवार यानी कि 2 दिसंबर को अपनी ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन फीचर को संभावित रूप से लॉन्च करेगा। मस्क ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, संगठनों और व्यक्तियों के लिए अलग अलग रंग के चेक का उपयोग किया जाएगा। एलन मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि कंपनियों के लिए गोल्ड चेक, सरकारों के लिए ग्रे चेक, सेलिब्रिटीज या अन्य व्यक्तियों के लिए नीला चेक होगा। मस्क ने कहा कि चेक एक्टिव होने से पहले सभी वेरीफाइड अकाउंट्स को मैन्युअल रूप से प्रमाणित किया जाएगा। दरअसल दोस्तों कंपनी ने अपनी हाल ही में घोषित $8 ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन सेवा को रोक दिया था, क्योंकि फर्जी खाते बढ़ गए थे। इसके बाद कहा गया था कि मांग के बाद ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन सेवा 29 नवंबर को फिर से शुरू की जाएगी। ट्विटर ब्लू के लिए यूजर्स को शुल्क देना होगा। भारतीयों से प्रति माह $719 लिया जाएगा, जो कि $8.93 है। हालांकि यह सामान्य $8 शुल्क से ज्यादा है। ट्विटर ब्लू को लेकर पहले मस्क ने कहा था कि विभिन्न देशों में परचेजिंग पावर के अनुपात में कीमत को समायोजित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज सस्ता हो गया सोना, चांदी भी लुढ़की। जी हां दोस्तों, शादियों की सीजन में सोने चांदी के गहने खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों कमजोर ग्लोबल ट्रेंड के बीच भारतीय सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने चांदी के रेट्स में गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 52,837 रुपए का हो गया। वहीं दोस्तों 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात की जाए तो इसके रेट में भी कमी आई है और अब 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 61,875 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल चुनाव, शेर बहादुर देउबा की अगुवाई वाले गठबंधन को बढ़त। जानिए क्या है लेटेस्ट न्यूज। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस नीति सत्तारूढ़ गठबंधन संसदीय चुनाव जीतने की ओर बढ़ रहा है। 5 दलों के इस गठबंधन ने अब तक घोषित 90 सीटों के नतीजों में 52 पर जीत दर्ज की है। संघीय संसद के कुल 275 सदस्यों में से 165 का चयन प्रत्यक्ष मतदान के जरिए होगा, जबकि बाकी 110 को अनुपातिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुना जाएगा। नेपाली कांग्रेस ने अब तक 32 सीट पर साउथ जीत दर्ज की है और 21 पर आगे चल रही है। वहीं सीपीएन माओइस्ट सेंटर ने 9, सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट ने 7 और राष्ट्रीय जनमोर्चा तथा समाजवादी पार्टी ने 2-2 सीट पर जीत दर्ज की है। ये सभी दल सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं। सीपीएन माओइस्ट सेंटर के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड गोरखा 2 सीट से निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उन्हें 26,103 वोट मिले। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के कपिल बुराकोटी को हराया, जिन्हें 12,637 वोट मिले। वहीं दोस्तों चाइना के प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले मुख्य विपक्षी दल सीपीएन यूएमएल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने अब तक 20 सीट पर जीत दर्ज की है और 27 पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमिताभ बच्चन के नाम आवाज फोटो के इस्तेमाल पर रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कंटेंट हटाने को कहा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और फोटो को उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश उनकी एक याचिका पर दिया जिसमें वे पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते थे। हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक एंड कंफर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलीकॉम सर्विसेज को भी उनके बारे में कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों कई छोटी बड़ी कंपनियां बिना परमिशन के ही अमिताभ बच्चन की फोटो, आवाज और नाम का इस्तेमाल करती है। कई विज्ञापनों में उनकी इजाजत के बिना चेहरा दिखाया जाता है। इसी बात को लेकर अमिताभ बच्चन के वकील हरीश साल्वे ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें अपील की गई थी कि कमर्शियल इंडस्ट्री में इस पर रोक लगनी चाहिए। इस केस की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस रवींद्र चावला की अदालत में हुई। जस्टिस चावला ने इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलीकॉम सर्विसेज से कहा कि वे फौरन अमिताभ बच्चन के नाम, फोटो और आवाज से जुड़े कंटेंट को हटा दे। इसके अलावा कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से उनकी ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने के लिए कहा है जो अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी राइट्स के तहत आते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोयोटा ने पेश की अपनी नई इनोवा हाई क्रॉस एमपीवी, जानिए कब होगी लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, जापानी वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर ने देश में अपनी नई एमपीवी कार इनोवा हाई क्रॉस को पेश कर दिया है। इस गाड़ी की बुकिंग कंपनी जनवरी 2023 से शुरू करेगी। टोयोटा की इस एमपीवी को कुछ समय पहले ही इंडोनेशिया में पेश किया गया है, जिसके कारण इस नई कार की सभी जानकारियों का खुलासा हो गया है। इस नई कार में इनोवा क्रिस्टा से अलग इंजन मिलेगा, साथ ही इसके बाहरी लुक से लेकर इंटीरियर तक में बहुत बदलाव किया गया है। दोस्तों इस कार में पैनोरामिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स को भी दिया गया है। कंपनी ने अपनी नई एमपीवी को मोनोकोक आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बनाया है, जो कि बिल्कुल नया TNGA-C प्लेटफॉर्म है। इस नई एमपीवी की लंबाई अभी बाजार में उपलब्ध इनोवा क्रेस्टा से अधिक है। इसमें चंकी बम्पर, रैप राउंडर, LED टेल लाइट, हनीकॉम्ब मैश ग्रिल, स्लीकर हेडलैम्प्स, 100 मिमी लंबा व्हील बेस, अपराइट प्रोफाइल, पतले बॉडी क्लेडिंग, 18 इंच के बड़े एलॉय और टैंपिंग रूप दिया गया है। दोस्तों इस कार की कीमत की बात की जाए तो अलग अलग वेरिएंट्स की कीमत 21 लाख से लेकर 28 लाख के बीच की रखी गई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय व्यक्ति का नाम, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।